एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी बहन खुद को समेटे हुए बैठी थी। लग रहा था कि उसे किसी चीज़ का डर खाए जा रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरा हाथ झटक दिया। दूर हटो, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं वहाँ जाऊँ। कहाँ जाओगी दीदी? तुम्हारी तो शादी है। अपनी शादी में तुम इतनी परेशान होती हुई अच्छी नहीं लग रही हो। मैंने प्रीति को समझाने की कोशिश की, मगर प्रीति के तो जैसे दिल व दिमाग पर एक अजीब सा डर सवार था। माँ मुझे ले जाएगी, तुम देख लेना। बस शाम होने दो और मुझे पूरी रात वहाँ बिताना पड़ेगा। प्रीति की आंखों से बहते आंसू देखकर मैं जरा गम में हो गई थी। उससे पहले मैंने प्रीति को इस रूप में कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात की निशानी बन रहे थे कि वह रात बिताने से बहुत डर रही थी। लेकिन वह जा कहाँ रही थी, मैं तो खुद भी नहीं जानती थी। 20 मिनट के बाद मम्मी ने दरवाज़ा खोला। बड़ी सी लाल चुन्नी लिए मेरी बहन प्रीति के सामने खड़ी थी। जल्दी प्रीति, इसे पहन लो, वहाँ बहुत सर्दी लगेगी। साथ ही मम्मी ने कहा कि एक गर्म कपड़ों का जोड़ा भी मेरी माँ ने बहन के हाथ में रख दिया था। ये रात बिताना कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़ों की हाय निकल जाती है वहाँ जाकर। और वैसे भी तुम्हारी सास तो बहुत गुस्सैल है। उसे पुराने परंपरा और रस्म पर पूरा यकीन है। सो अच्छा होगा तुम शाम होने से पहले ही घर से निकल जाओ, ताकि हम तुम्हारी सास को बता सकेंगे कि तुम पूरी रात सांप देवता के घर में बिता रही हो। मेरी माँ सांप देवता के घर में क्यों लेकर जा रही थी मेरी बहन को? मैं बीच में आई तो माँ ने मुझे रखकर तमाचा दिया। अभी मेरा दिमाग खराब मत कर। जानती नहीं तू, ये हमारे गांव की पुरखों से चली आ रही रस्म है। शादी के एक रात पहले लड़की को सांप देवता के घर में अपना टाइम बिताना होता है। वैसे तो उन्हें हमारे खानदान पर कोई शक नहीं है, मगर तुम्हें अच्छे से पता है कि आजकल ज़माना कितना खराब हो गया है। सांप के घर में जाएगी तो सांप देवता को इसकी पवित्रता की मोहर लग जाएगी। सारी जिंदगी ये सर उठाकर जी पाएगी मेरी रानी, कोई इसे कुछ कह नहीं सकेगा। लेकिन अगर सांप देवता के घर में नहीं गई तो तुम्हारी बहन की सास उस पर कितने शक करेगी, तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए शक भरी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है आज आखिरी दिन अपनी सास की इस डिमांड को पूरा करो। सांप देवता के घर में जाकर अपनी पवित्रता का सबूत दे दो। मम्मी, सांप देवता के घर में जाकर क्या हो जाएगा? और एक सांप कैसे किसी लड़की की पवित्रता की गवाही दे सकता है? बस ये तुम नहीं समझोगी, अभी तुम छोटी हो। अच्छा है मेरा बच्चा कि तुम अपने आप पर ध्यान दो। ऐसा ना हो कि कल को मुझे तुम्हें भी ये बात समझानी पड़े। तुम्हारी भी शादी करनी है, ये टाइम तुम पर भी आएगा। माँ ने मुझे डांटते हुए कहा था। मैं हक्का बक्का उन्हें देखने लगी थी। समझ नहीं पा रही थी यहाँ क्या हो रहा है। लोग इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं कि लड़की की पवित्रता का सबूत लेने के लिए उसे एक सांप देवता के साथ छोड़ दिया जाए। फिलहाल मुझे माँ से इस तरह बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी बहन का रंग तो जैसे पीला पड़ गया था। वह बहुत परेशान लग रही थी। धीरे धीरे उसने खुद को तैयार किया। गर्म कपड़ों का वह जोड़ा भी पहन लिया, एक लाल रंग का दुपट्टा भी ओढ़ ली। कहने लगी कि तुम भी मेरे साथ चलो। भगवान के लिए मैं अकेली वहाँ कैसे रहूँगी? बचपन से लेकर आज तक मैं एक दिन भी अपनी माँ के बगैर नहीं सोई। अब यहाँ मुझे रात भर के लिए अकेले सांप देवता के घर में जाने का कह रही हैं। तुम खुद बताओ कि मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? प्रीति की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब कुछ कहते हुए माँ ने मुझे देख लिया। वह गरजते हुए बोली थी, तुम्हें समझ नहीं आती? अपनी बहन को तैयार होकर जाने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम भी हमारे साथ चलो। अरे रास्ते में लोग देखेंगे तो साफ समझ जाएंगे कि हम लोग सांप देवता के घर जा रहे हैं। गांव में हर आदमी ही सांप देवता के घर जाकर अपनी पवित्रता, अपनी बेटी की पवित्रता का सबूत देता है। मगर जब किसी को जाते देखते हैं, अगर किसी ने टोक लगा दी तो भी बहुत बुरा होता है। सांप देवता को पता चल जाती है और जो लड़की वहाँ पर रहेगी उसको बहुत डर लगने लग जाता है। और उसके डरने से सांप देवता नाराज़ हो जाते हैं और फिर शादियों में कई रुकावटें आ जाती हैं। और अगर सांप देवता को ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अच्छा है तुम घर में बैठो। इस बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने भी मत करने लग जाना, वरना तुम जानती हो ना कि यहाँ के लोगों का क्या दिमाग है। बेटी, तुम्हें ये खुद समझदार होना चाहिए। मुझे तुम्हें इस उम्र में ये बातें समझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम छोटी नहीं हो, तुम 18 साल की हो गई हो, तुम्हारी भी शादी होगी। कल को हम लोगों को क्या जवाब देंगे? मेरी बेटी गांव के इस रस्म और रिवाज को बहुत घटिया समझ रही है। अरे ये सुनकर तो वैसे ही तुमसे कोई शादी नहीं करेगा।
अब ये नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हारी बहन को लेकर जा रही हूँ, पीछे सब कुछ संभाल लेना। ये कहकर माँ और प्रीति घर से निकल गए, मगर मैं कहाँ चुप रहने वाली थी। उनके घर से जाने के बाद ही 10 मिनट के अंदर अंदर मैं भी घर से निकल गई। सांप देवता का रास्ता मुझे भी मालूम था। ये स्थान गांव के करीब करीब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया था। अजीब सा अंधेरा सा घर था। उस घर में जाकर बहुत सारी औरतें पहले रहा करती थी, लेकिन यहाँ तो पहले बच्चे करवाने वाली दाई और प्रेग्नेंट औरतें बच्चे पैदा किया करती थीं। फिर उसे सांप देवता का घर का नाम दे दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अब ये वाली रस्में होती थीं। इस रस्म के हिसाब से शादी होने वाली लड़की को इस कमरे में एक रात के लिए बंद किया जाता था। यहाँ पर बरसों पुराना एक सांप देवता लड़कियों की पवित्रता की गवाही देता था। अगर सांप देवता गवाही ना दे तो उसे पवित्र नहीं समझा जाता था, मगर मुझे इस बारे में ज़्यादा बारीकी से मालूम नहीं था, क्योंकि मैं गांव की बड़ी बूढ़ी औरतों से कम ही बात करती थी और ये बातें गांव की औरतें ही किया करती थी, यानी जिनकी उम्र ज़्यादा हो। छोटी उम्र की लड़कियां खेल कूद में बिजी रहती थीं। ये सारी बातें सोच रही थी कि मुझे अपनी माँ की बात याद आ रही थी। आज तक बचपन से एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जब हम लोग अलग अलग सोए हों। इसलिए मैंने सोचा कि मैं माँ से छुप कर सांप देवता के घर में रहूंगी और अपनी बहन का साथ दूंगी, क्योंकि मैं उसे किसी भी हाल में रोते तड़पते नहीं देख सकती थी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि आगे का मंजर मेरे भी होश उड़ा देगा और मैं सोचने समझने की काबिल नहीं रह पाऊंगी। मैंने जैसे ही सांप देवता के घर में पहुंची, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने देखा माँ मेरी बहन प्रीति को लेकर सांप देवता के घर में दाखिल हो गईं। वह तो मुझसे पहले घर से निकली थी, इसलिए वह जल्दी पहुंच गई और जाते ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दरवाज़ा बजा भी नहीं सकती थी, क्योंकि माँ को बताए बगैर मैं यहाँ आ गई थी। मैंने सोचा अब मैं किसी तरीके से भी अपनी बहन तक नहीं पहुँच सकती, मगर खिड़की से पहले देख तो लूँ कि अंदर क्या हो रहा है। मेरा दिल बुरी तरह से काँप रहा था। मुझे बहन की भी फिक्र हो रही थी, मगर अंदर का मंजर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। देखा कि माँ ने पहले एक चारपाई बिछाई, उससे पहले चारपाई कमरे में खड़ी की गई थी। आज तक सांप देवता के घर आने की वजह मुझे नहीं पता था। आज जो मैं ये घर देख रही थी तो मेरा दिल कांप उठा था, क्योंकि इस घर में सिर्फ अंधेरा और वीरानी के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरी बहन एक तरफ खड़ी होकर रो रही थी। रोती रोती माँ से कहने लगी, माँ मुझे सांप देवता के साथ नहीं रहना। माँ भगवान के लिए तुम इतना जुल्म मत करो, मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। माँ उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रीति, शादी सर पर खड़ी है। तुम्हारी सास को कल मैं क्या जवाब दूंगी, इस बात के बारे में भी सोचा है? अगर तुम्हारे इस हरकत की वजह से शादी टल जाएगी तो हम क्या करेंगे? माँ बाप की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। ये सब हमारे इलाके की रस्में हैं, उनसे भागकर कोई औरत भी नहीं निकल सकती। समझ आई तुम्हें? ये दुपट्टा उतारो, चारपाई पर डाल दो। माँ अपनी बेटी के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकती थी? मैं यही सोच रही थी कि मेरी माँ ने प्रीति को चारपाई पर लेटने का हुक्म दिया। चारपाई पर मेरी बहन बड़ी मुश्किल से लेटी। चादर माँ ने उसके ऊपर डाल दिया। उसके बाद वह चारपाई के नीचे एक टोकरी रखी गई। टोकरी को जब अंधेरे से खोला गया तो मैं हैरान रह गई। उसमें तो एक काला नाग था। ऐसे फन खाता नाग मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस नाग को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये मेरी बहन को अभी डस लेगा। इस सांप देवता को देखकर मुझे भी डर लग रहा था। सांप को देखकर मुझे तो अपने मौत की याद आ गई थी। मैं अभी अपनी बहन की तरफ से बहुत परेशान थी। उनकी नज़र अभी तक उस सांप पर नहीं पड़ी थी। माँ ने उससे कहा कि तुम चुपचाप यहाँ लेटी रहो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी सास पता नहीं क्या क्या बातें करेगी। अगर उसने कोई बात की तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटी, हमारी इज्जत का सवाल है। अब तुमने सारी रात यहीं पर बितानी है। मेरी बहन प्रीति ये सुनकर रोने लगी थी। माँ, गांव के लिए मुझे यहाँ मत छोड़कर जाओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ये बात सुनकर भगवान ना जाने क्या हुआ। माँ ने ज़ोर से आकर खिड़की का पल्ला भी बंद कर दिया, जिससे मैं अब अंदर का सीन भी नहीं देख पा रही थी। उसके साथ ही अंदर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। किसी मर्द की भी आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर से काँप रहा था, मगर माँ के गुस्से से भी मुझे बहुत डर लग रहा था। इसलिए मैं बस खिड़की के साथ लगकर खड़ी रही, अपनी बहन की रक्षा की भीख मांगती रही कि अचानक खिड़की खुलने की आवाज़ आई।
मैं भागकर दोबारा खिड़की की तरफ गई, लेकिन अब की बार तो मुझे वहाँ पर एक और दरवाज़ा नज़र आया। मैं दरवाजे से चिपक कर खड़ी हो गई। देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी मेरी दीदी के पास खड़ा था और मेरी दीदी की चीखों की आवाज़ें आना बंद हो गई थी और मैं उस आदमी को नहीं पहचान पाई थी कि वह आदमी कौन था। और मैं चुपके से उस दरवाजे के पास खड़ी होकर अपनी दीदी और उस आदमी की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, पर अब मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी और मैं भगवान से बराबर प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरी दीदी को बचा लो। जो भी आदमी है, पर मेरी दीदी की जान बच जानी चाहिए। वह आदमी तो उस कमरे से बाहर निकल गया, पर मैं उसका चेहरा देख न पाई। उसके जाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कमरे में जाऊं, क्योंकि मुझे सांपों से भी बहुत डर लगता था और वह सांप भी अभी भी फन मारे बैठा था। मेरी दीदी की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई थी। तभी मैंने हिम्मत की और उस कमरे के अंदर चली गई, पर मेरी तो देखकर जान ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी दीदी थी ही नहीं। आखिर मेरी दीदी कहाँ गई? और वह आदमी जब बाहर निकला था तो मेरी दीदी उसके साथ भी नहीं थी, वह तो अकेला था। मैं जानती थी अब इस सांप देवता के घर में कोई आदमी भी है। उसके बारे में तो कभी किसी ने नहीं सोचा था। यहाँ तो औरत की पवित्रता साबित करने के लिए उसे लाया जाता था। फिर यहाँ एक मर्द का क्या काम है, जबकि सांप देवता के घर में तो कोई औरत भी किसी औरत के साथ नहीं रह सकती थी। एक लड़की यहाँ अकेले रात बितानी होती थी। इसी वजह से कमरे के दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए जाते थे। सांप देवता के घर के बाहर बरसों पहले चौकीदार भी हुआ करते थे, मगर गांव का माहौल देखकर हटाना पड़ा। वैसे भी शादियां महीने में 2-3 बार होती थी, जबकि इस चौकीदार को पूरे महीने की तनख्वाह देनी पड़ती थी। बस इसी वजह से आज कोई चौकीदार नहीं था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मुझे घर भी जाना था। फिलहाल मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी, ये डर भी मेरे दिमाग पर सवार था। घर से निकलते टाइम माँ मुझे बहुत सारे काम कह गई थी। मुझे घर जाकर फिलहाल वह काम भी करने थे, लेकिन मैं मन ही मन अपने दीदी की गुमशुदगी के बारे में भी सोच रही थी। आखिर मेरी दीदी उस कमरे से गई कहाँ? उस कमरे में तो सिर्फ 2 ही दरवाज़ा था, जो एक अंदर से बंद था और एक वह खुफिया दरवाज़ा जिसमें से वह आदमी आया था। मैं जल्दी से भागती हुई जब घर पहुंची तो माँ मुझे ही ढूंढ रही थी। मुझे देखते ही मुझ पर फट पड़ी और कहा कि कहाँ मर गई थी। जानती नहीं कि प्रीति के ससुराल से जेवर वगैरह आया है? 25 तोले जेवर दिए हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि 25 तोले जेवर हम लोगों को मिलेंगे। कल बारात पर जब हम अपनी बेटी को इतना जेवर चढ़ाएंगे, गांव के लोग तो हैरान ही रह जाएंगे। बस भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारी बहन की पवित्रता का यकीन तुम्हारी बहन की सास को आ जाए। अगर ये हो गया तो पीछे और कोई रुकावट नहीं रहेगी। तुम्हारी बहन सारी ज़िंदगी ऐश करेगी। मुझे अपनी बहन की सास पर गुस्सा आ रहा था, मगर क्या कर सकते थे। रात के टाइम मैंने सोचा कुछ ऐसा करूंगी और मैं दोबारा उस सांप देवता के कमरे में जाऊंगी। क्या पता मेरी दीदी वापस आ गई हो और अपनी बहन को सांप देवता के घर से वापस ला सकूंगी। सुबह सुबह के टाइम उसे दोबारा से सांप देवता के घर में छोड़ आऊंगी, ताकि उसकी मनहूस सास को यकीन आ जाएगा। ये तो सिर्फ मेरा एक ख्याली पुलाव था और मैं तो उस कमरे का सारा मंजर देख चुकी थी। न जाने मेरी दीदी कहाँ गायब हो गई थी और ऐसा करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। रात भर कामों में बिजी रहने के बाद जब मैं थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में गई, बिस्तर पर लेटते ही अपनी दीदी की याद में इस तरह खो गई। न जाने मेरी दीदी कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मैं अभी यही सब सोच रही थी कि एकदम सवेरा हो गया और टाइम का पता ही नहीं चला। मेरी आत्मा कांपने लगी, दिल में बहुत दुख हो रहा था। मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर ना सकी। उठकर देखा तो पूरे घर में चुप्पी छाई थी। पापा ने बाहर दरवाजे पर भी ताला डाल दिया था, क्योंकि आज इस घर में सोने के जेवर थे। चोरी का भी खतरा था। पूरे गांव को पता था घर में कितने पैसा कितना जेवर है। इसी वजह से जब घर में शादी होती है उसी में खास हिफाजत का इंतजाम करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मौक़ों पर चोरियां भी हो जाती है। चोर गांव के बाहर से भी आते हैं। मुझे भी ये देखकर बहुत डर लग रहा था। मेरे घर में तो ताला लगा हुआ था, अंदर से भी ताला लगा था। मैं बाहर नहीं जा सकती थी। मैंने सोचा था कि मैं अपने किसी कजन को लेकर अपनी बहन को ढूंढने पहुंच जाऊंगी, मगर मेरे पापा ने बहुत सख्त ताले लगाने का इंतज़ाम कर रखा था। ना कोई अंदर आ सकता था, ना बाहर जा सकता था। बस राम राम करके अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रही थी।
रात भर मेरी बहुत बेचैनी में कटी। मैंने सोचा कि सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाकर अपनी दीदी के लिए प्रार्थना करूंगी, जहां भी हूँ सही सलामत हो। जब मैं सूर्यदेव को जल अर्पण करके बाहर के तरफ आई, अजीब मातम पूरे घर में छाया हुआ था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। सब औरतें चेहरे पर भी एक डर था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अपने कमरे से बाहर आने का भी जी नहीं चाह रहा था। दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी कि भगवान, उस सांप देवता ने शायद मेरी बहन की कोई रक्षा की होगी, तभी तो मेरी बहन वहाँ से गायब हो गई थी। मुझे अपनी बहन की फिक्र थी। मगर जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे माँ सामने खड़ी नजर आई। सुबह सुबह रो रही थी और कह रही थी कि न जाने प्रीति ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि सांप देवता ने न जाने प्रीति को कहाँ गायब कर दिया। प्रीति का नामो निशान नहीं है। दरवाज़ा तो उसने अंदर से बंद किया था। फिर न जाने तेरी दीदी कहाँ गायब हो गई है। वह उस कमरे में नहीं थी। सारे गांव के लोगों को पता चल गया है कि न जाने सांप देवता कितने नाराज हो गए कि उस लड़की का अता पता नहीं है, ना वह लड़की मुर्दा मिली है। इतने माँ कहते ही चुप हो गई और मुझे मुक्के और लाते बरसाने लगी और कहने लगी, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उसके अंदर न जाने कितना डर डाल दिया था। वह कहाँ गायब हो गई है। और कहने लगी, बेशरम बेहया, तुझे शर्म नहीं आई? अपने खानदान के लिए कुछ तो सोचा होता। हम माँ बाप कितने मेहनत और तकलीफ से तुम लोगों को पाल कर बड़ा किया था। तुम दोनों ने अपने ही माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा दिया। खानदान में तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी औलाद इतनी गंदी निकलेगी। माँ मुझे मारती जा रही थी। मैं अपनी माँ को बड़ी परेशान नज़रों से देख रही थी। अपनी माँ को क्या बताती कि मैं तो पहले ही देख चुकी हूँ कि दीदी उस कमरे में न जाने पल भर में कहाँ गायब थी। और मैं अब अपनी माँ को क्या बताती। मैं अपनी माँ से मार खाती रही। अब मेरी बहन की सास को भी पता चल चुका था कि दीदी उस कमरे से न जाने कहाँ गायब हो गई हैं। अब उन्होंने कहा कि हम ये शादी नहीं करेंगे क्योंकि लड़की तो न जाने कहाँ गायब हो गई है। शायद वह अपने आशिक के साथ भाग गई हो। मैंने अपनी माँ से रोते हुए कहा, भगवान के लिए आप तो ऐसी जाहिल बातें ना करें। मेरी माँ तो कहने लगी, तू तो चुप ही हो जा। जरूर तेरी बहन ने कोई ना कोई करतूत तो किया ही होगा, वरना सांप देवता के घर में कभी ऐसा नहीं हुआ था जैसा आज हुआ है। लेकिन ये सच है कि तेरी बहन ही जिसकी वजह से आज हमें खानदान के सामने नाक कटवानी पड़ी है। अरे हम क्या जवाब देंगे सबको कि जिस बेटी को हमने 7 पर्दों में दुनिया से छुपा कर रखा था। मैं कभी अपने घर में किसी पड़ोसी को भी अंदर आने नहीं देती थी क्योंकि मेरे घर में 2 जवान बेटियां थीं। उस जवान बेटी ने मुझे ये सिला दिया कि शादी के ठीक एक रात पहले ही गायब हो गई, या उसको ज़मीन निगल गया या आसमान। मेरी माँ मुझे बुरी तरह से पीट रही थी। तभी किसी औरत ने ये खबर भिजवाई कि प्रीति की सास अभी भी हमारे घर से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अब प्रीति तो नहीं है। मैं उसकी छोटी बहन से अपने बेटे का रिश्ता कर दूंगी। ये सुनकर मेरी माँ के कान खड़े हो गए थे। माँ को तो 25 तोले सोने नजर आ रहे थे। ये सोने की वजह से ही मेरी माँ की नज़रें जल्द मुझ पर पड़ गई। मैं समझ गई थी कि अब उनका अगला वार क्या होगा। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। माँ, भगवान के लिए सोने चांदी के जेवर के खातिर क्या तुम मुझे बेच दोगी? मेरे साथ ये जुल्म मत करना। प्रीति दीदी की पति को शादी करनी है। उसने प्रीति को ही पसंद किया था। मैं कैसे उसकी दुल्हन बन सकती हूँ? माँ रोने लगी, नहीं बेटी, तुझे ये करना ही होगा, नहीं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक तो सारे गांव को पता है कि परसों शादी है और तेरी बहन गायब हो गई है, और ऐसे रिश्तेदार मुझे कभी नहीं मिलेंगे जो एक बेटी के गायब होने के बाद भी तुझसे रिश्ता रखना चाहते हैं। इससे अच्छा रिश्ता मुझे कहीं नहीं मिलेगा और हमेशा के लिए हमारी इज्जत भी बची रहेगी। ऐसा रिश्ता हम छोड़ नहीं सकते। तुझे वह सब कुछ करना होगा जो तेरी बहन प्रीति ने किया। मतलब कि माँ, अब मैं सांप देवता के घर जाऊंगी। मैं तो अपनी माँ पर फट पड़ी थी। मतलब वही जो तुम समझ रही हो। तेरी सास ने रिश्ता जोड़ने का तो कह दिया है, मगर जिस घर की एक बहन गायब हो गई हो उस घर की दूसरी बहन पर खामखा शक किया जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि तेरी सास इस पर शक करेगी। इसलिए आज रात तुझे सांप के घर में रहना होगा। आज रात तेरी बारी है। अगर तेरी पवित्रता साबित हो गई तभी तेरी सास को तुझ पर यकीन होगा, वरना ये रिश्ता भी ठुकरा देगी। बेटी, वे लोग अमीर हैं, अपने खून में मिलावट तो नहीं शामिल करेंगे ना। अगर उनको कहीं अच्छी जगह से रिश्ता नहीं मिला
इसलिए हमारे घर की लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। इतने अमीर लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। अब सांप देवता वाली रस्म तुम्हें भी करना होगा। तुम्हें आज रात ही मैं वहाँ लेकर जाऊँगी। खबरदार, अगर तुमने कोई चूं चपड़ करने की कोशिश की। मैंने बहुत मेहनत से ये रिश्ता बनाया था और ये परीक्षा तो सभी लड़कियों को देनी पड़ती है। तुम अकेली थोड़ी हो। मेरी शादी हुई थी तो मैंने भी ये सब किया था और आज तुम्हारी बारी है। तुम्हारी बहन के काले करतूत की वजह से ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अब मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होने दूंगी। तुम्हें तैयार होना होगा। अपनी माँ की बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ पैसे को देखकर कितना पागल हो सकती है। मैं चुप हो गई थी। सिवाय चुप्पी के मेरे पास तो और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं सोच रही थी कि अपनी माँ को मना लूँगी, मगर माँ के आंसू और लालच देखकर मैं भी चुप हो गई और मैं अब वह सब भी जानना चाहती थी जो मेरी दीदी के साथ हुआ। उस रात मैंने अपनी माँ को हाँ कह दिया था। अब मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रही थी, लेकिन अब मुझे डर भी लग रहा था कि सांप देवता के घर में जाकर मैं रात कैसे बिताऊंगी। वहाँ कुछ तो ऐसा होता होगा जिसकी वजह से ये लड़कियाँ इतना डर जाती हैं और कुछ लड़कियों को तो उनकी पवित्रता पर भी शक करके हमेशा के लिए सबकी नज़रों में मुजरिम बना दिया जाता है। मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। सोचा नहीं था कि मेरी माँ मेरे साथ भी ये सब कुछ करेगी। ये भी नहीं सोचा था ये सब कुछ जैसे कल मैं अपनी बहन के लिए देख रही थी, आज वे सब कुछ मेरे साथ होने वाला था और मैंने अपने आप को इस काम के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया था। आज रात मुझे सांप देवता के घर में बिताना ही था। मेरे लाख कहने और चीखने चिल्लाने से ये रस्म नहीं बदलने वाले थे, लेकिन मैंने अब ठान लिया था ये रस्म अब मैं सिर्फ मुझ तक ही रहेगा। अब किसी लड़की को इस तरह का कोई रस्म रिवाज के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। सांप देवता के घर में पहुंच गई। अब की बार तो उन्होंने मुझे रस्सी से बांधकर चारपाई पर लिटाया था ताकि मैं भाग ना सकूं। मेरी प्रीति दीदी तो इस कमरे से गायब हो गई थी, जिसके कारण मेरा हाथ पांव बांधकर इस कमरे में रखा गया था। रात हुई तो मुझे उस आदमी के बारे में ख्याल आने लगा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था। मेरी बहन के साथ कमरे में जिस आदमी को मैंने देखा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन का आशिक था। उसको मेरी बहन से बहुत मोहब्बत थी और वे सांप देवता की बहुत पूजा किया करता था और साथ ही मेरी होने वाली सास के बारे में भी उस आदमी को अच्छे से पता था। आज उस कमरे में मेरी दीदी के आशिक के अलावा एक और आदमी आया था जो मेरे ससुराल में नौकर था। प्रीति दीदी के आशिक ने मुझे वह हर बात बताई जो इस कमरे में बीती थी और वह भी मेरे ही तरह था। उसने ये ठान ली थी इस तरह रस्म को आज के बाद हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसने बताया कि वह प्रीति दीदी से बहुत प्यार करता था। उसने प्रीति दीदी को कहा भी था कि तुम अपने माँ बाप से बताओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँगा। लेकिन प्रीति दीदी बहुत डरती थी। तभी मैंने और प्रीति ने प्लान बनाया कि हम उस दिन एक हो जाएंगे। जिस दिन तुम सांप देवता के घर में अकेले रहने आओगी, मैं उस दिन तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। और जब तुम गायब हो जाओगी तो इस तरह ये रस्म भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वह सब ठीक है। उस दिन जब तुम सांप देवता के कमरे से बाहर निकल रहे थे तो मेरी दीदी तो बाहर नहीं आई थी, सिर्फ मैंने तुमको ही बाहर जाते देखा था। बाद में मैंने उस सांप देवता के कमरे में भी जाकर देखा। प्रीति दीदी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। उसने कहा कि मैंने उस सांप देवता के कमरे में पहले से ही सुरंग बना रखा था जिससे तुम्हारी दीदी को निकाल ले गया था ताकि उसको कोई देख ना ले। और सांप देवता की तो मैं हमेशा पूजा करता था। शिव जी ने हम दोनों को आशीर्वाद भी दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन डर गई थी। मैंने उसको कहा कि वे कुछ नहीं कहेंगे, तुम उनसे आशीर्वाद ले लो। और प्रीति और मैं हमेशा के लिए एक हो गए थे। और ये सब बताकर उसने एक और बात बताई कि मैं तो अभी इस सुरंग के अंदर जा रहा हूँ, अपने भोले बाबा को भी साथ ले जा रहा हूँ। देखते हैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या होता है, और कुछ ऐसा उल्टा सीधा हुआ तो मैं तुम्हें बचाकर ले जाऊँगा, क्योंकि मैं सुरंग में ही हूँ। मैं तुम लोगों की बातें आराम से सुन सकता हूँ। ये सब कहकर वह उस सुरंग में चला गया और मैं अकेली डरी समी बैठी रह गई। अब मुझे उतना डर तो नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पहले से मालूम था कि मुझे बचाने के लिए यहाँ पर एक आदमी है। तभी वह आदमी इस कमरे में घुस आया। उसे देखकर मैं चीखने लगी थी और वह आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उस आदमी का हुलिया देखकर मैं हैरान हो गई थी।
बड़े बड़े बालों वाला। ये कोई खतरनाक आदमी नहीं बल्कि जंगली लग रहा था। उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, मेरे सामने आकर मेरी कलाई की तरफ इशारा किया और बोला कि तुम मुझे कंगन दे दो, बस अपने घर वालों से कह देना कि गुम हो गया है, उसके बाद वे तुम्हें पवित्र ही समझेंगे। मुझे उसकी समझ नहीं आई थी। मैं उसके डर के मारे अपना कंगन उतारने लगी, तभी मेरे बहनोई भी उस कमरे में आ गए। उसको गिरेबान से पकड़कर वे कंगन छीन लिए और उस आदमी से इस कमरे में आने का कारण पूछने लगे। उसने कहा कि नहीं, मैं आज से पहले किसी लड़की के कमरे में नहीं आया था, बस मुझे किसी ने यहाँ आने के लिए कहा था। वह आदमी कौन है जिसके कहने पर तुम यहाँ आए थे? वह कोई और नहीं, वह तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है। उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। कहीं तुम अपनी बहन की तरह गायब ना हो जाओ, क्योंकि वह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी बहन से नहीं। और जब तुम्हारे घर गया था वह तुमको ही पसंद किया था, तुम्हारी बहन को नहीं। उसने वहाँ नहीं बताया, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी बड़ी बहन प्रीति से उसका रिश्ता तय कर दिया। हम दोनों ने उस आदमी की बात सुनने के बाद हमने कहा तुम पर कैसे यकीन कर ले कि तुम सच कह रहे हो। जाओ उसको यहाँ लेकर आओ, जब मैं तुम्हें ये कंगन दे दूंगी। वह वहाँ से चला गया और सच में उस आदमी ने मेरे होने वाले पति के साथ अंदर आया। तब उसने मेरे सामने मेरे मुंह पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हम तीनों ने मिलकर ये वादा किया कि आज से और अभी से इस कमरे का खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। उसने ऐसा ही किया और उसके बाद से उस कमरे का खेल ही ख़त्म हो गया। उसके बाद ही किसी लड़की को भी इस कमरे में बंद नहीं होना पड़ा। ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि पूरा गांव इसका गवाह था। एक साथ 2 लड़कियां गायब हो गई थीं और सभी गांव वाले डर कर इस रस्म को हमेशा के लिए भूल गए थे। और हम दोनों बहनें बाहर शहर निकल आई थीं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।